Hello students, this time around I've come up with one more video in the series of your multiple choice questions of class 12 physics. So आज जो चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग करा था फर्स्ट चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग करा था, पहले रिवीजन करा था विद सम फॉर्मूलाज एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वही चीज़ हम इसके सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग भी करने वाले हैं। हम लोग पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कुछ फॉर्मूलाज का और उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इनिशियली बता दूं कि लास्ट जो वीडियो हमने शेयर करा था उस वीडियो के साथ में पीडीएफ अटैच करा था। उस पीडीएफ का जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की वर्कशीट थी हमने जो उसके लिंक में दी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी थी, उसका सोल्यूशन का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन एडिशन टू दैट इस वीडियो के साथ में आपको जो वर्कशीट हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल का वो भी शेयर करूंगा मैं, और वन एडिशनल वर्कशीट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल, जिसका सोल्यूशन इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं साथ में इसके पोस्ट करूंगा। एनीवे, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके जो फॉर्मूला जिसके अक्रॉस आने वाले हैं, जिनको हम यूटिलाइज करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप लोगों के साथ में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पर जो हम स्टार्ट करते हैं किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। बिकॉज इन सीक्वेंस जब हम देखते हैं तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है फिर कैपेसिटेंस आता है। तो पोटेंशियल आप लोगों को शायद याद होगा, इसका सिंबल हमारे पास कैपिटल वी रहता है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट फॉर्मूला कम्स आउट टू बी वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर आप लोगों को याद होगा, बिकॉज हमने ये चीज पहले कर रखी है कि आपके पास सिंबल होता है किसका, उस कांस्टेंट का जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट जो आपके पास रहेगा। एंड दिस वैल्यू ऑफ के इज 1/4πε0। ये आपके पास वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ जाती है। फिर इसी को हम आगे अगर लेके चलते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में आपके पास जो इसका सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल हैव इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल शायद आप लोगों को याद होगा, चार्जेस जिनका इक्वल और ऑपोजिट नेचर रहता है, विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, उसको आप डायपोल कहते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका डायपोल मोमेंट होता है जिसको आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज गिवन एज क्यू इंटू 2a। एनीवे, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपके पास बन जाता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस फॉर्मूला जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक चीज आपको बता दूं, इसके स्पेशल केसेस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन निकाल सकते हैं। वो इसका एक एस्पेक्ट रहता है, स्पेशल केस रहता है। फर्दर यहीं पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट आपके पास जहां भी टर्म आएगी अपॉन डिस्टेंस की फॉर्म में आएगी। अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ग्रेडियंट में आपके पास अपॉन में आ गया डिस्टेंस, ऊपर फॉर्मूला आ जाता है dv का और साथ में साइन आ जाता है माइनस dv का। अब ये फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब यहां पर ये नेगेटिव साइन आपके पास सिंपली ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो आपके पास इंडिकेशन नेगेटिव साइन का कुछ उस फॉर्म में रहता है। एनीवे, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट टू इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का, जो हम रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर इसके साथ में। यहीं पर मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दो फॉर्मूलाज और डिस्कस करूंगा। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मुझको निकालना है फॉर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसका फॉर्मूला फॉर अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट हमारे पास रहता है E गिवन टू अस एज सिग्मा अपॉन 2ε0। अब यही चीज अगर मैं किसी कंडक्टिंग प्लेट के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। आई रिपीट वन मोर टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए जब हम निकालते हैं इट इज गिवन टू अस एज सिग्मा अपॉन 2ε0, और कंडक्टिंग प्लेट के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आ जाते हैं। अब इसी चैप्टर में आपके पास एक मैकेनिज्म आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, एंड माइंड इट आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूटिलिटी आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो बाद में चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन टू अस एज वर्क अपॉन चार्ज, जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब यहां से अगर वर्क निकालूंगा वो बन जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस बेसिस पर ये जो आपका वर्क एनर्जी है
इसको हम आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, साथ में क्यू आ जाएगा तो दिस विल बिकम के Q1 Q2 अपॉन आर। तो आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, बट दैट इज फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एप्लीकेबल रहता है जब पोटेंशियल की हम बात करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आ गए हैं, किसमें, आपके उस चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका दूसरा पार्ट है कैपेसिटेंस। अब जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है उसमें जो फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। किसी भी कंडक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको फील्ड निकालनी है, वो आपके पास मॉडिफिकेशन या फिर इंट्रोडक्शन में आ जाता है कैपेसिटर के कॉरेस्पॉन्डिंग। एनीवे, सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर क्या होता है? एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की टू स्टोर चार्ज इज टर्म्ड एज कैपेसिटी। और अगर जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज आप उसको दोगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो उस प्रोपोर्शन में आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और रीअरेंज करके यहां से Q का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी C इनटू V, राइट। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। इसका जो सेकंड फॉर्मूला आपके पास आता है, सेकंड फॉर्मूला जो आपके कैपेसिटेंस को लेकर आता है, वो आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। एज इफ आई एम अज्यूमिंग जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस आपके पास क्या है, R। तो ऑब्वियसली उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज योर कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। इसके बाद आपके पास आता है कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कंडक्टर के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आते हैं। पहले तो बात करते हैं, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से या फिर पिछले कुछ सालों के अगर पैटर्न को हम देखते हैं, आपका सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सीबीएसई सिलेबस में है जो हम एग्जाम में देखते हैं। तो अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो आपका कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन टू अस एज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जिसमें D उन दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आ जाता है, A उन प्लेट्स का एरिया आ जाता है, और एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली उन दो प्लेट्स के बीच का मीडियम आ जाता है। अब यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा अगर मैं कहूंगा उन दो प्लेट के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D कैपेसिटी। अच्छा, इससे एक चीज इंटरप्रेट करना बड़ा आसान हो जाता है कि अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को उसके बीच इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये चीज मान के चलिए आपका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वहां पर आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम इज बाउंड टू इंक्रीज, क्योंकि K का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो आपका कैपेसिटी यहां पर बढ़ जाता है। सो ये आपके पास कैपेसिटेंस को लेकर एक फॉर्मूला यहां पर आता है। देन वी हैव अ फॉर्मूला, अगर मैं कहता हूं आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट इज फिल्ड, किससे भरा हुआ है, किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। और मैं कह रहा हूं कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है, इट इज पार्शियली फिल्ड। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एज इफ मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां मैं कहता हूं इसके बीच में मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो फिल हो गया इस तरह से। अब अगर एक्चुअली इन दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है D, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है K, और इसका थिकनेस आपके पास आ गया है T, इसका थिकनेस T है, टोटल सेपरेशन T है। तो इस केस में आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट फॉर्मूला बिकम्स C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। K इज रिप्रेजेंटिंग योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T is thickness of the dielectric slab जो बीच में रखा है, D is the spacing between those two plates। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है आपकी एनर्जीज को लेकर, क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हैं इसमें, सिस्टम ऑफ एनर्जी जो आपके पास रहता है, कैपेसिटर की एनर्जी की बात बोल देते हैं। जैसे मैं कहता हूं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, तो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है उसके फॉर्मूला आपके पास बनते हैं। U इज गिवन टू अस एज, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग U, मैं U लिख दीजिए कोई बात नहीं, 1/2 CV स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1/2 QV। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला रहता है जिसको हम बोलते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब इसी एक एनर्जी को रिलेट करना है हमको किससे, एनर्जी डेंसिटी से। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो आपको पूछा जाता है एनर्जी डेंसिटी होगा क्या। किसी भी सिस्टम की एनर्जी को अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, वो उसकी एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड योर एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय अ फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है। इस चैप्टर का जो लास्ट फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है अभी,
वो है आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी। बाकी अगर कोई फॉर्मूला बीच में स्किप कर गया हूं, कोई भूल गया होगा, वाइल डूइंग न्यूमेरिकल अगर मैं रिकॉल करूंगा या फिर किसी क्वेश्चन में वो आएगा, मैं आप लोगों से वो चीज शेयर कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। बट राइट नाउ अगर मैं रिकॉल करता हूं, आई एम लेफ्ट विद वन फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज, जब कैपेसिटर्स की हम शेयरिंग करवाते हैं ना, उनको शेयर करते हुए ऑब्जर्व करते हैं लॉस इन एनर्जी। सो दैट लॉस इन एनर्जी आपके पास क्या रहता है, दैट लॉस इन एनर्जी इज गिवन टू अस एज, हमारे पास एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला बन जाता है अगर आप रिकॉल करें। दैट फॉर्मूला कम्स आउट टू बी C1 plus C2 into sorry, I'll rewrite it again. I'll write it up there. ये फॉर्मूला आपके पास रहता है लॉस इन एनर्जी फॉर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो आपका लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला बनता है C1 C2 into V1 square minus V2 square upon 2 times C1 plus C2। ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाता है किसको लेकर, लॉस इन एनर्जी को। तो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, वो चार्जेस जब शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनिशियल जो उनका एनर्जी रहता है, जो उनका इंडिविजुअल एनर्जी का सम है, उसका वैल्यू ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू उसके जब वो ज्वाइन करके शेयर करते हैं अपने चार्जेस को। तो आप उसी को बोलते हैं लॉस इन एनर्जी। और लॉस इन एनर्जी शेयरिंग के बाद में इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। सो ये फॉर्मूला है आपके पास जो लॉस इन एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेबल होता है। दीज वर फ्यू द फॉर्मूलाज जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के इस चैप्टर में यूज करते हैं। लाइक आई सेड, अगर कोई चीज छूट गई है, कोई फॉर्मूला रह गया है, तो हम इन बिटवीन उसको डिस्कस करेंगे। अब स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा बिकॉज हम फॉर्मूलाज जो इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन और रिवीजन की फॉर्म में डिस्कस करना था हम कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन पार्ट ऑफ इट, सॉरी क्वेश्चंस पार्ट ऑफ इट। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चंस नाउ। तो मैं पहले एक बार इस पूरे पार्ट को रब कर देता हूँ और शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस को। Here goes your question. Question number 1. A capacitor of 4 microfarad is connected in the circuit as is given in the figure. The internal resistance of the battery is 0.5 ohm. The amount of charge on the capacitor will be. आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिगर आपके पास है, आप आसानी से वो चीज देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 0, दूसरा ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज 4 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी इज 16 माइक्रोकूलम एंड ऑप्शन डी इज 8 माइक्रोकूलम। मैं दोबारा इसका स्टेटमेंट एक बार रिपीट करके बोल देता हूं। कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड, आपके पास इस सर्किट में कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोफैराड का। अब अगर रिकॉल करो, किसी भी एक सर्किट में आपके पास कैपेसिटर है, उसके आगे रेजिस्टेंस है, अप्लाइड आपके पास डीसी है, तो ऑटोमेटिकली डीसी ब्लॉक्स योर कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी। क्यों? क्योंकि डीसी आपके पास फ्लक्चुएटिंग इनपुट नहीं होता है, तो आपके पास वो ब्लॉक कर देगा डीसी को, कैपेसिटर आपका। क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट डेवलप होते हैं वो आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप होते हैं, और डीसी आपको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके नहीं देता है। तो यहां आपका जो कैपेसिटर है वो आपके डीसी को ब्लॉक कर देगा। अगर वो डीसी को ब्लॉक कर देगा तो मान के चलिए जो आपका सर्किट है उसमें जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके अक्रॉस कैपेसिटर आ गया है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद आपके पास इसमें क्या दे रखा है, अप्लाइड आपका ईएमएफ कितना, ईएमएफ दे रखा है 2.5 वोल्ट। ईएमएफ हमें 2.5 वोल्ट गिवन है यहां पर। अब इसके साथ में कहा गया है आपके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का। तो यहां पर स्मॉल आर का वैल्यू मेरे पास 0.5 ओम दे रखा है इन लोगों ने। अब अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर आपको निकालना, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, आपके इस 2.5 वोल्ट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उसके अक्रॉस में निकालूंगा पहले करंट का वैल्यू क्या आएगा। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस दिस सर्किट, बिकॉज 4 माइक्रोफैराड और उस रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम के अक्रॉस करंट नहीं आने वाला, तो आपके पास जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट सिर्फ उसके अक्रॉस फ्लो करने वाला है। अब उसकी वजह से आपका पोटेंशियल हम कैपेसिटर के अक्रॉस भी निकाल पाएंगे, क्योंकि निचला कॉम्बिनेशन और ऊपरला कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। सो हम वेरीफाई करते हैं पहले 2 ओम के अक्रॉस करंट का वैल्यू। तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा आई। अगर आप रिकॉल करें, I इज गिवन टू अस एज E अपॉन R प्लस R। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास करंट का है, इसमें आपको बताया गया है I का वैल्यू E अपॉन R प्लस R। तो E हमारे पास क्या है, 2.5 वोल्ट है। मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ इसका 2.5। अब आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम। तो आपके पास आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं R इज गिवन टू अस एज 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है, उसका वैल्यू क्या है, प्लस 0.5। सो दिस अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 2.5 अपॉन 2.5। ये कैंसिल हो जाएगा, योर टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट कम्स आउट टू बी
1 एम्पियर, मेरे पास इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आ जाता है। अब अगर करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आ जाता है तो मैं आसानी से यहां पर क्या कर सकता हूं, इस निचले पार्ट में जो सर्किट है, सर्किट का निचला पार्ट है आपका, उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर आप रिकॉल करें, आपके पास दो फॉर्मूलाज टर्मिनल पोटेंशियल को लेकर रहते हैं, रिकॉल करिएगा। एक फॉर्मूला रहता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, दूसरा फॉर्मूला रहता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। जब आपका सर्किट में डिस्चार्ज हो रहा है तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि आपने सर्किट में एक बैटरी अप्लाई कर दी और सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। जब डिस्चार्ज होगा तो करंट आपके पास V इक्वल टू ई माइनस आई आर आ जाएगा, लेकिन चार्जिंग के कोरस्पॉन्डिंग आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसमें दो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास करंट का सप्लाई हो रहा है बैटरी की वजह से, तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या बनेगा, टर्मिनल पोटेंशियल का V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। हम ये फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाले हैं, तो हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। सो V कम्स आउट टू बी ई कितना है 2.5 वोल्ट माइनस आई इज 1 एम्पियर, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज 0.5 ओम। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 2.5 माइनस 0.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। तो मेरे पास यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू आ जाता है 2 वोल्ट। अब अगर मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू 2 वोल्ट आ जाता है, आसानी से मैं अमाउंट ऑफ चार्ज का वैल्यू निकाल सकता हूं। आप सबको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पूछा चार्ज क्या है, यस अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है आपको, तो C इज गिवन टू अस एज Q अपॉन V। अगर C इज गिवन टू अस एज Q अपॉन V, तो आपके पास Q कम्स आउट टू बी C इंटू V। अब कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, तो आप ले लेंगे इसको 4 माइक्रोफैराड। व्हाट इज पोटेंशियल कमिंग आउट टू बी, पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी 2, so दिस कम्स आउट टू बी 8 माइक्रो कूलम। सो आपका चार्ज कम्स आउट टू बी 8 माइक्रो कूलम। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी अटेम्प्ट करा है, इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, where the value of charge is coming out to be 8 microcoulomb. I hope क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। आप सिक्वेंशियली क्या करते हैं, पहले फिगर आउट करते हैं कि करंट किसके अक्रॉस फ्लो कर सकता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा तो करंट 10 ओम के अक्रॉस फ्लो नहीं करने वाला है। करंट किसके अक्रॉस फ्लो करेगा, 2 ओम के अक्रॉस, तो आप वहां करंट का वैल्यू निकालोगे, टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू निकालोगे, ऑटोमेटिकली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट योर आंसर व्हिच अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 8 माइक्रोकूलम। दैट इज योर ऑप्शन डी। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ये आपका पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इसके बाद हम सीधा जंप करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस पे है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको स्टेटमेंट में अभी रीड आउट करता हूं। इट विल बी डिस्प्लेड टू यू पीपल ऑन योर स्क्रीन। हियर गोज योर क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। अच्छा, यहाँ कंडीशनली ये दो चीजें आपको बोली गई हैं। आपको डायलेक्ट्रिक ब्लॉक्स दे रखे हैं जो सीरीज में है। आप लोगों को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है इन कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर एक चीज डायग्रामेटिकली मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अगर मेरे पास एक सर्किट इस तरह से दिया गया है जिसमें मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस दिस इज ऑफ K1, दिस इज ऑफ K2, डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये दोनों कैसे आ गए, एक के साथ एक लग के सीरीज में, एक के साथ एक लग के सीरीज में। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं ऐसे, अब K1 K2 एक दूसरे के साथ सीरीज में है, लेकिन आपका जो निचला पार्ट है इसके साथ में, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K3 है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में आ जाता है। दिस K3 पार्ट विल बी इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। तो K3 विल बी इन पैरेलल विद दीज टू। तो आप उस तरह से इसको आइडेंटिफाई करके देखोगे। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डायलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज, वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1। अब यहाँ कंडीशनली आपको बोला गया है एक ब्लॉक का थिकनेस क्या है, आपके पास D1 दे रखा है और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K1। तो मैं इसको बजाय, बिकॉज आपके पास ये डायग्राम जो दे रखा है हॉराइजन पे दे रखा है, मैं इसको आपके पास वर्टिकली ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से इसको रिलेट कर पाओ। इनका थिकनेस भी सेपरेटली मेंशन कर रखा है। यहाँ इसका थिकनेस D1 है, यहाँ इसका थिकनेस D2 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। लाइनिंग ड्रॉ कर रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। And dielectric constant K1 and the other has thickness D2 and dielectric constant K2 as is given to us in the figure. The arrangement can be thought as a dielectric slab of thickness D is equal to D1 plus D2। अच्छा, क्या कहा गया है, इन दोनों ही के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका ये कॉम्बिनेशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहा गया है ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब की फॉर्म में कंसिडर किया जा सकता है जब
आपका थिकनेस d विल बी गिवन टू अस एज d1 प्लस d2, और इस थिकनेस के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बिकम k, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आपको ऑप्शन दिए गए हैं विच यू कैन लुक एट द बोर्ड. A k1 d1 प्लस k2 d2 अपॉन d1 प्लस d2. B k1 d1 प्लस k2 d2 अपॉन k1 प्लस k2. C k1 k2 into d1 plus d2 divided by k1 d2 plus k2 d1, and the last option is 2 times k1 k2 upon k1 plus k2. आपके पास ये कुछ ऑप्शंस यहां दी गई हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं. हम यही चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे. मान लीजिए आपके पास इस कॉम्बिनेशन का एक कैपेसिटेंस बनता है C. ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग. मान लीजिए कैपेसिटेंस क्या बन गया है C. यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बच जाए. C. अब आपको मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या रहता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. ये मेरे पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस को लेकर रहता है. अगर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी है और मैं कहता हूं इनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, पहले मैं इनिशियली मैं इसको स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहा हूं जहां पर इसका टोटल थिकनेस क्या होगा d1 प्लस d2. तो d क्या बन जाएगा, d1 प्लस d2. एरिया मान लीजिए प्लेट्स का A है तो A एज इट इज कैरी करा. अब इस डिस्टेंस के लिए जब d1 प्लस d2 आपका टोटल डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा k, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में जो रिलेशन बनेगा दैट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ka टाइम्स ka अपॉन d1 प्लस d2. ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस है एज पर दिस कॉन्सेप्ट. अगर इस टोटल अरेंजमेंट को एक अरेंजमेंट की वैल्यू की फॉर्म में मैं देखता हूं. अब इसको ब्रेक करते हैं. कैसे, जैसे आपके पास ये वैल्यूज यहां पर गिवन है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, अगर मैं कहता हूं इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो C1 विल बिकम एप्सिलॉन नॉट k1a अपॉन d1. दैट सेम वे C2 विल बी एप्सिलॉन नॉट k2a अपॉन d2. मेरे पास ये वैल्यूज आ गई C1 C2 की, और आपको क्लियरली बोला गया है ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ सीरीज में है. और अगर आप लोग रिकॉल करें, जो शायद मैंने आपको इनिशियली फॉर्मूलाज के अक्रॉस नहीं बताया है, तो सीरीज में आपके पास इन वैल्यूज को हम सीधा ऐड करते हैं 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 की फॉर्म में, और पैरेलल में हम सीधा डायरेक्टली ऐड कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 की फॉर्म में. तो ये हमारे पास एक तरीका होता है इस तरह से इनको ऐड करने का. तो स्टार्टिंग विद दिस C1 C2 का वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज में, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, दिस वन. सो विल अप्लाई इट. अब इनका जो नेट कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस क्या है C, तो ये भी क्या बनेगा C. तो मेरे पास ये वैल्यू C आना चाहिए. सो 1 अपॉन C कम्स आउट टू बी 1 अपॉन C1, मतलब d1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट k1a प्लस d2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट k2a. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं उसी प्रोपोर्शन में. आप सिंप्लीफाई करके लिखना है, हम आसानी से कर सकते हैं. सो 1 अपॉन C कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखें, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a कॉमन टर्म है, बाहर आ गया, अंदर बच गया आपका d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2. जो सिंप्लीफाई होगा क्या बनेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a विद इन ब्रैकेट, ये बन जाएगा d1 k2 प्लस d2 k1 अपॉन k1 k2. मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा बेटा दैट विल बिकम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a d1 k2 प्लस d2 k1 अपॉन k1 k2. अब ये C का वैल्यू नहीं है, 1 अपॉन C का वैल्यू है. मुझे वैल्यू किसका चाहिए, C का. तो व्हाट विल आई डू, मैं इसको रीअरेंज करूंगा. C विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a टाइम्स k1 k2 अपॉन d1 k2 प्लस k2 d1 k2 प्लस d2 k1 d2 k1. अब इसको मैं मार्क कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2. क्यों करा है, ताकि मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूं. C एप्सिलॉन नॉट ka अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट ka अपॉन d. लेकिन यहाँ डिस्टेंस कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपके इस कॉम्बिनेशन का जो नेट डिस्टेंस है वो क्या होगा, d1 प्लस d2. अगर वो d1 प्लस d2 है तो हम इस इक्वेशन 2 को d1 प्लस d2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे. तो आपका कैपेसिटेंस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 अपॉन d1 k2 प्लस d2 k1 इनटू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1 प्लस d2.
मैंने उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं बेटा, d1 प्लस डी टू अपॉन d1 प्लस d2। अब इस एक रिलेशन को हम कंपेयर करेंगे इस रिलेशन के साथ में, क्यों? क्योंकि आपके पास दोनों ही कैपेसिटेंस है, दोनों का ही वैल्यू सेम आ रहा है एज पर द क्वेश्चन। तो कंपेयर करो, एप्सिलॉन नॉट ए गायब, अपॉन में d1 प्लस d2 अपॉन में d1 प्लस d2 ये भी गायब। क्या बच गया आपके पास? आपका बच गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू मैं देखता हूं, मेरे पास क्या बन जाएगा, k1 k2 इनटू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1 k2 प्लस d2 k1, विच विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन बन के आ रहा है बेटा, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन सी, दैट इज k1 k2 इंटू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1 k2 प्लस d2 k1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी है, जो आपके पास इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इस पूरे कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है और कितना आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम जंप करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो इस क्वेश्चन का आएगा इसी चैप्टर का। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मर्करी ड्रॉप्स के रिगार्डिंग है, जो आपके पास यहाँ पर बताई जाएंगी कि कुछ मर्करी ड्रॉप्स हैं, उनका एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, उनको कंबाइन करते हैं, उनको कंबाइन करने के बाद आपके पास एक नया मर्करी ड्रॉप बन जाता है, बड़ा ड्रॉप बन जाता है, जिसके पोटेंशियल में वेरिएशन आता है नहीं आता है, कितना पोटेंशियल आता है वो आपको फिगर आउट करना है। एनीवे, हियर गोज़ योर स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपके पास आपका स्टेटमेंट आपके सामने है। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर चार्ज्ड साइमल्टेनियसली टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। मतलब क्या बोला गया है, हर एक मर्करी ड्रॉप का पोटेंशियल आपके पास कितना है, 10 वोल्ट है। तो मैं बोल देता हूं, मान लो V डैश, एक मर्करी ड्रॉप का पोटेंशियल बोला गया बेटा 10 वोल्ट, मेरे पास इतना बोला है इन्होंने। एज्यूमिंग ड्रॉप्स टू बी स्फेरिकल, और हमने एज्यूम कर लिया है सारी की सारी ड्रॉप्स क्या है बेटा, स्फेरिकल है आपके पास, सबका शेप स्फेयर की फॉर्म में होगा। इफ ऑल द ड्रॉप्स आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म वन लार्जर ड्रॉप, अब ये सारी की सारी ड्रॉप को इकट्ठा कर दिया, एक बड़ा ड्रॉप बना दिया है, बड़ा ड्रॉप बनेगा वो भी स्फेयर ही बनेगा आपके पास। So if all the drops are made to combine to form one larger drop, then the potential of the larger drop would be, आपको पोटेंशियल पूछा गया है बड़ी ड्रॉप का कितना बन के आएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 135 वोल्ट, ऑप्शन सी 270 वोल्ट, ऑप्शन डी इज 90 वोल्ट। तो आपको यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा पॉसिबल ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब ये चीज एसेस करना पड़ेगा। मान लो इनिशियली आपके पास जो ड्रॉप्स है, मर्करी ड्रॉप्स थी छोटे वाले, लार्जर वाले नहीं, आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स इन्होंने कहा है तो छोटे वाले, उसका रेडियस क्या ले लिया है आर। अब वो कंबाइन हो गया, कंबाइन होने के बाद बड़ा ड्रॉप बन गया है, बड़ा ड्रॉप जब बनेगा उसका रेडियस क्या आ गया है, कैपिटल आर। तो मुझे पता लग गया स्मॉल आर और कैपिटल आर के रिगार्डिंग। अब कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम में कभी कोई चेंज नहीं आता है, चाहे मैं किसी एक वायर को स्ट्रेच कर दूं, उसे कंप्रेस कर दूं, उसका जो भी आपके पास इनिशियल वॉल्यूम था वही उसका फाइनल वॉल्यूम बनेगा। तो कॉम्बिनेशन के बाद भी उन पूरे सिस्टम का जो नेट वॉल्यूम रहने वाला है उसमें कोई भी चेंज कोई नहीं आने वाला है। तो हम वही चीज यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। अब ये ओरिजिनल था रेडियस, अब ये बड़ा रेडियस है कैपिटल आर, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर। मतलब क्या होगा, स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ी जो आपकी वाटर ड्रॉप बन रही है, स्फेयर बन रहा है, उसका रेडियस है, उसका वॉल्यूम है। अब इसको कंपेयर करूंगा उन 27 ड्रॉप्स के साथ जिनका वॉल्यूम आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम 27 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यों करा गया है 4/3 पाई कैंसिल, तो आपके आर क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 27 आर क्यूब। कंपेयर करो, आर कम्स आउट टू बी 3r। तो बड़ा जो रेडियस आपके पास उस स्फेरिकल ड्रॉप का आ रहा है उसका वैल्यू कितना आ गया है 3r। तो ये आपके पास पहली चीज है जो आपके इस क्वेश्चन की आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग है, जो यूटिलाइज इसके बाद करोगे तुम लोग ताकि पोटेंशियल निकाल सको। अब पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मर्करी ड्रॉप पे चार्ज है क्यू, क्योंकि सब पे बोला है सेम चार्ज है, दे आर चार्ज्ड। तो अगर एक पे चार्ज है क्यू तो कितनी ड्रॉप्स है सारी 27, तो नया चार्ज कितना बन जाएगा क्यू डैश। एक पे चार्ज क्यू है तो बाद में जब बड़ी ड्रॉप बन जाएगी उसका चार्ज क्या बन जाएगा 27 क्यू, क्योंकि चार्ज तो आपका टोटल ऐड हो जाएगा ना वहां पे, तो आपका पोटेंशियल बनेगा, फाइनल पोटेंशियल जो आपको निकालना है। क्योंकि एक पे जो पोटेंशियल आपका मर्करी ड्रॉप पे है, छोटी ड्रॉप पे, वो आपको दे रखा है 10 वोल्ट, तो बड़ा पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू कितना, फॉर्मूला क्या है आपके पास, K Q अपॉन R।
अब Q तो आपका एक सिंगल ड्रॉप का था, अब जो चेंज हुआ है मान लो वो आपके पास आ गया है आपका QB लिख देते हैं, बड़ी ड्रॉप का QB, बिगर ड्रॉप, सो दैट विल बिकम QB, सो दिस कम्स आउट टू बी K 27Q अपॉन R, क्योंकि आपके पास कंबाइन होकर चार्ज बढ़ जाएगा, 27Q हो गया है। अब R का वैल्यू क्या है आपके पास 3R, अप्लाई कर दीजिए, V कम्स आउट टू बी 27 बाहर रख दो, K Q अपॉन 3R, 3 9 27, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 9 टाइम्स K Q अपॉन R एज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास एक्चुअली पोटेंशियल का वैल्यू ये आना चाहिए। अब अगर ओरिजिनल पोटेंशियल की बात करूं, जो V डैश है, V डैश क्या होगा K Q अपॉन R, क्योंकि ओरिजिनल चार्ज क्या है Q, ओरिजिनल रेडियस क्या है R, तो हर एक वाटर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है V डैश, उसका वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। अगर इसका वैल्यू 10 वोल्ट है तो आपका जो नेट पोटेंशियल कॉम्बिनेशन के बाद बन के आएगा 9 इंटू के क्यू अपॉन आर, उसका वैल्यू क्या बनेगा 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 विच कम्स आउट टू बी 90 वोल्ट। तो आपके पास इस तरह से उन 27 मर्करी ड्रॉप्स को कंबाइन करके जो बड़ा ड्रॉप आप बना रहे हैं उसका जो नेट पोटेंशियल बन के आने वाला है, दैट नेट पोटेंशियल विल कम्स आउट टू बी 90 वोल्ट विच इज योर ऑप्शन डी फॉर दिस MCQ टाइप क्वेश्चन। सो आई बिलीव ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। ये आपके पास एक तरीका है जिस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस अभी आप लोगों के साथ में करा है। सिमिलर नोट पे हम जंप करेंगे, हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। मैं रिपीटेडली आपको बोलता हूं, जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं, इन क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश करिए पहले खुद सॉल्व करने की। अगर आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, बट अगर कहीं पर आप रुक रहे हो, कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज देन ओनली लुक इनटू द सोल्यूशन। आप सोल्यूशन पे तभी जाइए, अदरवाइज आप इसको पहले अपने एंड पर खुद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। हियर गोज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये गिवन टू स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। आपके पास रेडियस दी गई है R1 और R2, दो स्फेयर हैं, दो अलग अलग स्फेयर हैं, दो अलग अलग रेडियाई है, विच आर जॉइंड बाय अ फाइन वायर, एक फाइन वायर के थ्रू उनको ज्वाइन कर रखा है, एंड दे आर रेज्ड टू अ पोटेंशियल V। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब इन दोनों को एक कॉमन पोटेंशियल पे लाया गया। ये तो तुमको सबको पता है, जब दो बॉडीज को जोड़ते हैं क्या करते हैं, वो कॉमन पोटेंशियल पे आ जाते हैं, कॉमन पोटेंशियल एक दूसरे के साथ वो गेन करने वाले, तो यहाँ दे आर रेज्ड टू अ कॉमन पोटेंशियल V। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग बोला गया है बेटा, इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो आपके पास है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा 2 टू सिग्मा 1। ये आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि दो स्फेयर हैं जिनका रेडियस R1 R2 है, दे आर जॉइंड बाय अ फाइन वायर टू रेज टू अ पोटेंशियल कैपिटल V। उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। आपको बोला गया है जो रेशियो रहेगा सिग्मा 2 से सिग्मा 1 का, उसका वैल्यू क्या रहेगा। ये ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए R1 upon R2, ऑप्शन बी R2 upon R1, ऑप्शन सी 1, एंड द लास्ट ऑप्शन इज R2 upon R1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास चार पॉसिबल ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहने वाला है। अब क्योंकि हमारे पास सबसे आसान तरीका, सबसे सीधा रास्ता जो इन्होंने बता रखा है, वो क्या बताया है, इन्होंने बता दिया है जब ज्वाइन करेंगे दोनों का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम बन जाएगा तो हम पोटेंशियल का मैकेनिज्म यूज करेंगे ना, के क्यू अपॉन आर हमारा फॉर्मूला होता है, एक्सक्यूज मी, के क्यू अपॉन आर हमारा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो आप, पहला अगर रेडियस आर है, डेंसिटी सिग्मा 1 है, मान लो चार्ज क्या हो गया Q1, रेडियस क्या हो गया R1, तो इसका पोटेंशियल बन गया है के Q1 अपॉन R1। इसी तरह से दूसरे का पोटेंशियल बन जाएगा के Q2 अपॉन R2, के कैंसिल, मतलब 1/4πε0 से हमने 1/4πε0 को कैंसिल कर दिया है। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं इधर को लाके, क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि स्टार्ट करा है हमने पोटेंशियल से शुरू करा, तो मुझको सबसे पहली चीज क्या दिख गई है, मुझको दिख गया है Q2 अपॉन Q1 किसके इक्वल आ गया, R2 अपॉन R1 के इक्वल आ गया है। ये पहली चीज हमारे पास आई है। अब जब ये चीजें हमारे पास यहाँ क्लियरली आ गई हैं, इसके बाद आपको पूछा गया था सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 का रेशो, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 का रेशो। अब सिग्मा 2 और सिग्मा 1 का रेशो निकालना तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पे आते हैं। आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दे आर गिवन टू अस एज चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन ए, आप लोगों को याद है। अब यहाँ बोला क्या गया है आपको, दीज आर टू स्फेयर्स,
स्फेयर्स है तो स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो हमारे पास ये बन जाएगा इसी तरह से, सिग्मा 1 विल बिकम Q1 अपॉन 4πr1²। तो अगर मैं यहां से Q1 का वैल्यू निकालता हूं, Q1 कम्स आउट टू बी 4πr1² सिग्मा 1। ये वैल्यू मेरे पास Q1 का आ जाएगा। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा है आपने, Q1 कम्स आउट टू बी 4πr1² सिग्मा 1। दैट सेम वे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट पार्ट विल बी Q2 कम्स आउट टू बी 4πr2² सिग्मा 2। ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब जो वैल्यू मेरे पास Q1 और Q2 का आता है उसको मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा। इसमें इंसर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 यानी कि दिस पार्ट दैट विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। Q2 इज 4πr2² सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 4πr1² सिग्मा 1। देख लो 4π से 4π कैंसिल, R2 से स्क्वायर कैंसिल, R1 से स्क्वायर कैंसिल, यहां बच गया 1। हमें क्या रेशो चाहिए सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 का, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू R2 सिग्मा 2 अपॉन R1 सिग्मा 1। दैट इंप्लाइज सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 कम्स आउट टू बी R1 अपॉन R2। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है आपके पास इन चारों में से। आपका ऑप्शन ए इसमें R1 अपॉन R2 में से है, तो आपके R1 अपॉन R2 ऑप्शन है इसमें, जो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन कौन सा बच गया है, ऑप्शन ए। तो आपका यही ऑप्शन इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ रहने वाला है। तो ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस करा है ऑन पोटेंशियल। होप आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद हम सीधा जंप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा जितने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊं आप लोगों से, बिकॉज लेंथ जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है इसका जो वीडियो का, तो ये चीजें मैनेज करना उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कर लेंगे, एंड देन व्हाट विल आई बी डूइंग, ये सेम वर्कशीट मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की फॉर्म में शेयर कर दूंगा, और वहां से आप उसको नोटिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसके क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये गोज विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a small sphere, ये given a small sphere which is carrying a charge q is having hanging in between two parallel plates। आपको दो पैरेलल प्लेट दे दी गई है इस तरह से, इनके बीच में एक स्मॉल स्फेयर है जो आपके पास हैंग कर रखा है, which is hanged with a length of L। द टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम इज T0, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बोला गया है इसका जो टाइम पीरियड है बेटा उसका वैल्यू क्या है, T0 है आपके पास। व्हेन पैरेलल प्लेट्स आर चार्ज्ड, और इसके साथ में कंडीशनली बोला गया है टाइम पीरियड L कब है, लेंथ L है, मास M है, टाइम पीरियड T0 है जब ये दोनों पैरेलल प्लेट्स आपके पास क्या है, दे आर चार्ज्ड। ये आपके पास डायग्राम में सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आसानी से। अब द टाइम पीरियड चेंजेस टू T, तो आपको बोला गया है इस पूरी प्रोसेस में एक स्मॉल स्फेयर है जो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में है, विच इज हैंगिंग विद द लेंथ L। अब यहां बोला है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज T0। इनिशियली टाइम पीरियड कितना है, T0। अब अगर आपके पास इन प्लेट्स को आप चार्ज कर लोगे, चार्ज करने के बाद जो इसका टाइम पीरियड है वो T0 से किस में चेंज हो गया है, T में चेंज हो गया है। तो आपको निकालना है रेशो किसका, T अपॉन T0। आपको इसका वैल्यू निकालना है, और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज G अपॉन G प्लस QE अपॉन M होल रेज टू पावर हाफ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी G अपॉन G प्लस QE अपॉन M होल रेज टू पावर 3/4। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज G अपॉन G प्लस QE अपॉन M होल रेज टू पावर 4/3, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन है, और हम कोशिश करेंगे इसके आसपास सोल्यूशन की, क्योंकि एक चीज तो कंफर्म है कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर का टर्म तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहने वाला है सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग। लेट्स सी, इट मे हैव दैट ऑप्शन दैट नन ऑफ दीज, बट शुरुआत करते हैं। अब इसके लिए रिकॉल करने के लिए पेंडुलम के एक टाइम पीरियड पर आते हैं हम लोग। पहले तो सबसे आसान तरीका, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप लोगों को याद है तो, टाइम पीरियड इज गिवन टू अस एज 2π रूट ऑफ L अपॉन G। एसएचएम करा है लास्ट ईयर आप लोगों ने क्लास 11th में, तो वहां टाइम पीरियड आप पढ़ते हैं। अब ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना है, T0, लेंथ क्या है L, तो आपके पास T0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2π रूट ऑफ L अपॉन G। ये पहली चीज मेरे पास आ जाएगी। व्हाट विल आई डू, आई मार्क दैट टू बी इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क कर दिया, टाइम पीरियड तो मार्क करूंगा ना यहाँ पे। तो आपके पास ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर टाइम पीरियड का आ जाएगा। रेशियो तो T अपॉन T0 का लेना है, तो T0 का वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली इस तरह से आ जाएगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर। जब इसको चार्ज कर देते हैं तो आपकी इसकी वजह से यहां पर ये एक फोर्स डाउनवर्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इसका क्या है, वेट। आपको बोला गया है जो स्मॉल स्फेयर है उस पर चार्ज क्या है, Q, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अट्रैक्ट होगा नीचे को, वेट भी इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। तो आपके पास इस स्मॉल स्फेयर पर दो फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रही हैं।
तो एक्चुअल वेट क्या था mg विदाउट चार्जिंग, लेकिन चार्जिंग के बाद क्या हुआ, इसका अपेरेंट वेट दैट इज mg डैश, एक्सेलरेशन का चेंज वैल्यू हो गया तो mg डैश दैट विल बिकम mg प्लस qe, क्योंकि नेट फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, जो यहां पर वेट की फॉर्म में, अपेरेंट वेट की फॉर्म में अपीयर हो रहा है, दैट इज mg डैश इज इक्वल टू mg प्लस qe। रीअरेंज करेंगे तो आपका यहां से अगर एक्सेलरेशन दैट इज g डैश, इसका वैल्यू निकालना है, वो क्या बन जाएगा, mg अपॉन m दैट कम्स आउट टू बी g प्लस qe अपॉन m। आई बिलीव ये सबको पता है अपॉन m क्यों आता है। सो g डैश कम्स आउट टू बी g प्लस qe m, तो इसका आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास आ गया g डैश। अब आएंगे इस फॉर्मूला पर, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। तो आपके पास टाइम पीरियड बन जाएगा यहाँ पर 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g डैश, क्योंकि ये अब चेंज्ड टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका t का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g डैश। अब यहां ध्यान से देखेंगे g डैश का वैल्यू मेरे पास क्या है, g प्लस क्यू अपॉन m। जब ये वैल्यू मेरे पास आ गया है, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पर आप आसानी से t नॉट अपॉन t अपॉन t नॉट का वैल्यू निकाल पाओगे। t अपॉन t नॉट, व्हाट इज t? t इज दिस वैल्यू, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन व्हाट इज g डैश, g प्लस क्यू अपॉन m। अप्लाई कर दो, g प्लस क्यू अपॉन m इनटू, अब आएगा आपके पास अपॉन टी नॉट, अपॉन टी नॉट मतलब 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपके पास यहां लिखी गई है, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको यहां अप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो t अपॉन टी नॉट कम्स आउट टू बी l से l कैंसिल, g अपॉन g प्लस क्यू अपॉन m स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, हाफ वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया है। यही आपके पास इस तरह के कुछ सिमिलर से क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आप रिलेट कर सकते हैं पिछले कॉन्सेप्ट से, जो आपका एसएचएम का टाइम पीरियड का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, जो आपने रिलेट करा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वंस वी आर डन विद दिस वी कैन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। माइंड इट, इस बार इस वर्कशीट में, जो वर्कशीट में आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, इसमें I've taken a few assertion and reasoning questions also, which obviously will be a part of your terminal exams। वो चाहे आपके अभी टर्म 1 के एग्जाम होंगे, चाहे टर्म 2 के एग्जाम होंगे, आपका assertion reasoning questions उसमें आने वाले हैं। वो भी क्वेश्चंस आपकी इस वर्कशीट में मैं अपलोड करूंगा, जो मैं लिंक की फॉर्म में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। एनीवे, आई बिलीव वी आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑफ अ टाइम, सो आई डू वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। एनीवे, here goes your question. The electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi is equal to ar square plus b। मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू दे रखा है बेटा ar square plus b। Electrostatic potential inside a charged spherical ball is phi is equal to ar square plus b, where r is distance a and b are constants। Then the charge density inside the ball, आपको बोला गया है चार्ज डेंसिटी बॉल के अंदर का निकालना है। अब सब चीजें सीक्वेंस में हम रिलेट करेंगे सब चीजों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्स आपको दे रखा है, फाई इज ए आर स्क्वायर प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, आर आपके पास रेडियस है या डिस्टेंस है, जो भी आपको बोलना आप मान सकते हैं। आपको बोला गया है कि चार्ज डेंसिटी बॉल के अंदर कितना होगा, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए -6 a एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन बी -24 पाई a एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी -6 a एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी इज -24 पाई a एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपकी यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शन के बेसिस पर हम चीजों को सिंप्लीफाई करके यहां पर देखने वाले हैं बेटा। अब स्फेयर है तो चार्ज डेंसिटी आपके पास रहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये चीज तो मान के चलिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा रहने वाला है, रो विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वी और डी क्यू अपॉन डी वी, जो आप जिस फॉर्म में लिखना चाहते हैं उस तरह से देख लीजिए। तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको देख लेंगे। आप लोगों ने चार्ज डेंसिटीज पहले पढ़ रखी हैं, आप आई बिलीव इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, वहां पर ये मैकेनिज्म आता है। तो शुरुआत सबसे पहले किससे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे आपके डेंसिटी से, रिलेट करके देखते हैं जरा पहले। रो कम्स आउट टू बी डी क्यू अपॉन डी वी। अगर डी क्यू अपॉन डी वी की फॉर्म में देखते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दो तरह से। वी कैन राइट इट टू बी डी क्यू अपॉन डी आर into dr upon dv। I'll mark this to be equation number 1 and I'll let you know the reason why am I doing it। मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले इस पर आते हैं, marking this to be equation number 2, this to be 1। अब ये जो 1 है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा आपका d phi upon dt। डिफरेंशिएटिंग दिस, ये क्या बन जाएगा 2ar, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर यहां पर आप रिकॉल करें, आपका जो फ्लक्स आता है, फ्लक्स आपके पास क्या होता है, किस फॉर्म में आता है,
ई आपके पास आ जाता है माइनस ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी की फॉर्म में। तो अगर ई माइनस डी फाइव अपॉन डी टी की फॉर्म में आता है तो आपके पास ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2AR। तो इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास इस तरह से आ गया है कुछ ये, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 2AR। अब गॉजेस थ्योरम जो आपके पास है, गॉजेस थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब अगर आप रिकॉल करें, गॉजेस थ्योरम आपको क्या बोलता है, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिकॉल करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये भी फ्लक्स होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपके पास फ्लक्स होता है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, एरिया, स्फेयर का एरिया क्या होगा 4πr², इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गया है -2AR, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो यहां से चार्ज का वैल्यू निकालूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस विल बिकम -2AR, दैट इज ई, व्हाट इज एरिया, एरिया इज 4πr², दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चार्ज का वैल्यू क्या बन जाएगा, -4 2 8, दिस विल बिकम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब एज इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास चार्ज का वैल्यू आ गया है। रीअरेंज करा है हमने, कुछ नहीं करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्यू का वैल्यू ये आ जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इस इक्वेशन नंबर 2 पर जाने वाले हैं हम लोग, ताकि डेंसिटी निकाल सकें। अब डेंसिटी निकालने के लिए हम रो को लिख देंगे ऐसे, डी क्यू अपॉन डी आर, डी क्यू अपॉन डी आर। सीधा वैल्यूज लिख रहा हूँ बेटा इसमें मैं, विद रिस्पेक्ट टू आर है तो सिर्फ डिफरेंशिएशन इसका होने वाला है, बाकी सब कांस्टेंट है। माइनस एज इट इज आ जाएगा, पाई एज इट इज आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r², 3 8 24, -24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए r²। साथ में क्या बच गया है, dr अपॉन dv। अब अगर dr अपॉन dv पर हम जाते हैं, हमारे पास ये रिलेशन कैसा बन जाता है, दिस रिलेशन कम्स आउट टू बी इनटू 1 अपॉन dv डिवाइडेड बाय dr। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि आपके पास dr अपॉन dv विल बिकम 1 अपॉन dv अपॉन dr। ये इसी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप dv अपॉन dr की फॉर्म में देखोगे, क्योंकि ये स्फेयर है, अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो dv अपॉन dr विल बिकम d अपॉन dr ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट आ जाएगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बिकम 3r², 3 से 3 कैंसिल, तो आपका dv अपॉन dr विल बिकम 4πr²। तो dv अपॉन dr की जगह क्या आ जाएगा, 4πr²। ऐड कर दो यहां पर, डेंसिटी विल बिकम -24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR² इंटू 1 अपॉन 4πr²। r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 6 24। अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विद -6। अब यहां बच गया आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट एंड a। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, -6 एप्सिलॉन नॉट a। तो -6 एप्सिलॉन नॉट a इज योर ऑप्शन सी। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम आज कर पाए हैं। मैं ज़्यादा इसको एग्जेजरेट नहीं कर पाऊंगा। That is something that we were to discuss, and this entire worksheet, that worksheet in detail will be, like I said, repeatedly I'm telling you people, I'll be sharing a link for the same worksheet within the description box of this video. That's all for today. Hope you've learned a few questions and hope you liked the video. Please like and share the video and subscribe my channel. Thank you everyone.